हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान, और इससे पहले हमने महासागर पढ़े। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं शेष। तो आज हमारा पढ़ा जाएगा। अब आज हम सब जानेंगे भौतिक विज्ञान। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, और जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजाएं। आज हम भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे, जिसमें संवेग इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है। क्या होता है? द्रव्यमान इक्वल टू वेग होता है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इक्वल टू वेग, अर्थात P बराबर mv होता है। आवेग का मान आवेग बराबर बल गुणे समय, और दूरी की सबसे बड़ी इकाई को हम पास्कल के द्वारा नापते हैं। दूरी की सबसे बड़ी इकाई पास्कल होती है, और एक पारसेक इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर्स, प्रकाश वर्ष। अर्थात प्रकाश वर्ष जो होता है ये दूरी का मात्रक ए भी होता है, लेकिन दूरी की सबसे बड़ी मात्रक जो होती है, सबसे बड़ी इकाई होती है, वो पारसेक होती है। और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट प्रकाश वर्ष के बराबर। और छोटी इकाई और थर्मीमीटर में नापते हैं। अब दूरी की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो थर्मीमीटर होता है, और सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो पारसेक होती है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर्स। आवेग का मान होता है आवेग इक्वल टू बल गुणे समय होता है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है। और एक फर्मी बराबर होता है 10 के पावर -15 मीटर, और 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 के पावर -3 मीटर। एक ईमेल अर्थात 1 मिलीमीटर का मान 10 के पावर -3 मीटर, और एक माइक्रोमीटर इक्वल टू होता है 10 के पावर -6 मीटर, और एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 के पावर -10 मीटर, और एक नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -9 मीटर, और एक पिकोमीटर बराबर भी होता है 10 के पावर -12 मीटर, और एक फर्मीमीटर का मान होता है 10 के पावर -15 मीटर के बराबर होता है। ऐसे द्रव्यमान की सबसे बड़ी इकाई जो होती है उसे हम चंद्रशेखर लिमिट होता है। द्रव्यमान की सबसे बड़ी इकाई चंद्रशेखर लिमिट होता है, और एक CSL बराबर होता है 1.4 गुणे मास ऑफ सन। और समय की सबसे बड़ी इकाई होती है सोलर दिवस। समय की सबसे बड़ी जो इकाई है वो होती है सोलर दिवस, और एक सोलर दिन में होता है 365 दिन गुणे 6 आवर। समय की सबसे बड़ी इकाई होता है वो सोलर दिवस होता है, और एक सोलर दिन या एक सोलर दिवस इक्वल टू 365 डेज और 6 घंटा। समय की सबसे छोटी इकाई को हम सैक कहते हैं, और एक सैक का मान होता है 10 के पावर -8 सेकंड। त्वरण बराबर v - u बाई टी। त्वरण का मान v - u बाई टी, अर्थात v जो है ये अंतिम वेग है, और u जो होता है प्रारंभिक वेग बटा समय। मात्रक जो होता है त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। गति का 3 समीकरण होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप ही इसको याद कर लेंगे। जो गति का 3 समीकरण होते हैं, v बराबर u + at, और एक होता है s बराबर ut + ½ at स्क्वायर। और तीसरा समीकरण है v² इक्वल टू u² + 2as। ये 36 दिशा में सारे मान हैं। ऊर्ध्वाधर गति के समीकरण में a को हम g लिखते हैं, और यस जो होता है कैपिटल H हो जाता है। तो v इक्वल टू u + gt, और h इक्वल टू यस जो दूरी होगी ऊंचाई हो जाएगी, अर्थात h इक्वल टू ut + ½ gt स्क्वायर, और v इक्वल टू u² + 2gh। गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम कहा जाता है। गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम कहते हैं, और जड़त्व के नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व के नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं। और गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम, और जड़त्व के नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। और जब भी घर्षण बल घटता है, वस्तु की चाल बढ़ जाती है।
जब भी घर्षण बल घटेगा तो वस्तु की चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और केले के छिलके पर पैर रखते ही गिर जाना। जब भी घर्षण बल घटता है तो वस्तु की चाल घट जाती है। मतलब जब घर्षण बल क्या होगा, बढ़ेगा, तो वस्तु की चाल क्या होगी, वो घट जाती है। यदि सड़क पर चलती कार के रास्ते में बालू बिखरा हुआ हो, जैसे मतलब कि जैसे इसके उदाहरण दिए हुए हैं कि जैसे कि सड़क पर चलती कार के रास्ते में बालू बिखरा हुआ हो, तो ये है कि जब घर्षण बल घटेगा तो उसकी वस्तु की चाल बढ़ जाती है। घर्षण बल बराबर होता है mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा। cos 90 माइनस f मिनट होता है, अर्थात इसको छोड़ो, ये देखते हैं। मतलब कि f जो बल होता है, बल का मान या बल बराबर होता है g कैपिटल M बाई आर स्क्वायर, और g का मान जो होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति kg स्क्वायर। तो ये कैपिटल जी का मान होता है। इसके हम सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सभी प्राकृतिक बलों में सबसे दुर्लभ बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। सभी प्राकृतिक बलों में सबसे दुर्लभ बल जो होते हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल नाभिकीय बल होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, उसके बाद इससे गुरुत्वाकर्षण बल से ज़्यादा मजबूत होते हैं दुर्लभ नाभिकीय बल, फिर स्थिर वैद्युत बल आते हैं, फिर प्रबल नाभिकीय बल आता है। गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान एवं उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है पिंडों के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल है और E का मान 9.1 गुणे 10⁻⁻36। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल सभी जगह अलग अलग होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का अनुप्रयोग सभी ग्रहों का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना और सभी उपग्रहों का ग्रह के चारों ओर घूमना, ये गुरुत्वाकर्षण बल के अनुप्रयोग हैं। समुद्र में ज्वार भाटा का उत्पन्न होना भी गुरुत्वाकर्षण के कारण ही आते हैं। गुरुत्वीय बल जो होते हैं, ये दो पिंडों में एक पिंड सदैव पृथ्वी हो एवं अन्य कोई भी, तब उनके बीच लगे आकर्षण बल को हम गुरुत्वीय बल कहते हैं। गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं? यदि दो पिंडों में एक पिंड सदैव पृथ्वी हो एवं अन्य कोई भी हो, तब उनके बीच लगे गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहा जाता है। जी एंड जी में संबंध क्या है? तो जी में संबंध ये है कि जी इक्वल टू जी और यम ई इंटू यम बाई आर स्क्वायर, और एक होता है यम बराबर यम में। अगर हम दोनों की वैल्यू को बराबर कर दें, यम बराबर, है ना, क्योंकि इक्वेशन में देखा जाए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कि यफ का मान दोनों इक्वल है, तो यफ बराबर हम एम ए कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एम ए बराबर जी एम ई, और यम से यम कट गया तो क्या बचा? ए बराबर यम ई बटे आर स्क्वायर बचा, और जो आर स्क्वायर और जी का मान क्या है? जी इक्वल टू ए, तो ए की जगह पे हमने क्या कर दिया? यहाँ पे जी भी रहेगा, यहाँ पे जी भी कर सकते हैं, तो जी इक्वल टू हो जाएगा यम ई बटे आर स्क्वायर, और यहाँ पर जी, तो यही है जी और जी में संबंध यही होता है कि, ठीक है। और यम ई का मान जो होता है 6 गुणे 10 के पावर 24 kg होता है, और आर ई जो होता है पृथ्वी की जो त्रिज्या है 64 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर, अर्थात 6.4 गुणे 10 के पावर 6 मीटर है। 6.4 गुणे 10 के पावर 6 मीटर है। नोट है, जो जी का मान होता है ध्रुवों पर अधिकतम तथा भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। मतलब जो स्मॉल जी का मान होता है ये ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन भूमध्य रेखा पर ये न्यूनतम होती है। जी का मान ऊंचाई एवं गहराई के साथ लगातार घटता है। जी का मान जो होता है ये ऊंचाई और गहराई के साथ
लगातार घटता है और जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है और पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो ध्रुवों पर जी का मान एक समान रहेगा, परंतु भूमध्य रेखा पर बढ़ जाएगा। यदि पृथ्वी अपने घूर्णन दर को बढ़ा दे तो ध्रुवों पर जी का मान कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु भूमध्य रेखा पर जी के मान में कमी आ जाएगी। तो यहाँ पर ये बहुत ही समझने की बात है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इस नोट्स को यहाँ पर हम दोबारा इस चीज़ को जानेंगे कि यहाँ पर ये क्या कह रहा है। जो जी का मान होता है, मतलब यहाँ नोट्स में ये जानना है कि जी का जो मान है, जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है, मतलब कि जी का मान जो है, स्मॉल जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है लेकिन भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होती है। और जी का मान ऊंचाई एवं गहराई के साथ लगातार घटता जाता है और जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है और पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो ध्रुवों पर जी का मान एक समान रहेगा, परंतु भूमध्य रेखा पर बढ़ जाएगा। यदि पृथ्वी अपने घूर्णन दर को बढ़ा दे तो ध्रुवों पर जी का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु भूमध्य रेखा पर जी के मान में कमी जरूर आ जाएगी। भार अर्थात W बराबर जो होता है ये m है द्रव्यमान और g है गुरुत्वीय त्वरण। और g का जो मान होता है इसका मान फिक्स होता है और स्मॉल g का जो मान होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। भार 0 हो सकता है, अर्थात 60 kg के पिंड का भार चंद्रमा की सतह पर कैसा होगा। 60 kg के पिंड पर, है ना, पिंड का भार चंद्रमा की सतह पर कैसा होगा। तो जी का मान जो है GE/6 अर्थात पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/6 होता है, तो 1/6 WE। तो यहाँ पे इसे रखेंगे कितना 60 अर्थात कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा। उसका जो द्रव्यमान होगा वो होगा 10 kg। आवर्तकाल का जो फार्मूला है T=2π12L/g, है ना। आवर्तकाल का फार्मूला होता है T=2π√L/g और L है धागे की जैसे लंबाई और ध्रुवों पर सरल लोलक का आवर्तकाल कम हो जाएगा। तो आवर्तकाल T=1/2g। जी का मान फिक्स है 9.8 होगा और आवर्तकाल T का मान जो होता है ये आवर्तकाल T का जो मान होगा 2π√L/g और L क्या है धागे की लंबाई है और ध्रुवों पर सरल लोलक का आवर्तकाल कम हो जाएगा। तो आवर्तकाल T 1/√g और भूमध्य रेखा पर ध्रुवों पर तो आवर्तकाल कम हो जाएगा और भूमध्य रेखा पर सरल लोलक का आवर्तकाल बढ़ जाएगा, अर्थात T=1/√g। ऊष्मा का जो मात्रक होता है अर्घ होता है और 1 कैलोरी में 4.186 अथवा 4.2 जूल होता है। चार डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व अधिकतम होते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है और विश्व सबसे न्यूनतम ताप परम शून्य तापमान कहलाता है। मतलब विश्व जो है सबसे न्यूनतम ताप है और परम शून्य ताप कहलाता है। परम शून्य तापमान होता है -73 डिग्री सेल्सियस अर्थात 0 डिग्री केल्विन। और आकाशीय तरंगे जो होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, इसे हम विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहते हैं। मतलब कि प्रकाशीय तरंगे जो होती हैं ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं और हम इसे विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहते हैं। और प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम रोमर ने नापा था। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने नापा था? तो इस प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम रोमर ने नापा था। रोमर एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रकाश की चाल को नापे थे। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये किस तरह से बनते हैं, क्योंकि अक्सर आप यही नहीं समझ पाते हैं कि ये कैसे होता है। तो जो उत्तल दर्पण होते हैं
उत्तल दर्पण जो होते हैं इनके उभरे हुए तल पे कलई किया जाता है और उभरे हुए तल पर कलई किया जाता है। लेकिन जो अवतल दर्पण के अवतल दर्पण के क्या होगा, अवतल दर्पण जो होता है इसके उभरे हुए तल पे कलई किया जाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। लेकिन उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण के दबे हुए सतह पर कलई किया जाता है, इसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में आता है तो आप शायद याद रखें कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है। तो अवतल दर्पण जो होता है इसके उभरे हुए तल पे कलई की जाती है और उत्तल दर्पण जो होता है उसके दबे हुए सतह पर कलई किया जाता है। और दो समतल दर्पणों के जो बीच बने प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करनी होगी तो हम फार्मूला लगाएंगे n = θ/360। n = होगा θ/360 -1। ये होता है जब दो दर्पण होगा और दो दर्पण के बीच का जब प्रतिबिंब ज्ञात करना होगा तो हम ये फार्मूला लगाएंगे कि अगर कहीं एग्जाम में पूछा जाता है कि दो दर्पणों के बीच में कितने प्रतिबिंब बनते हैं तो दो दर्पणों के बीच में अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। अगर हम दो प्रतिबिंब को दो मिरर को कुछ सटा के रख दिया जाता है ऐसे, अगर यहाँ पर मोमबत्ती रख दी जाए, ठीक है, तो जो ये प्रतिबिंब इसमें प्रतिबिंब जो बनेगा तो वो प्रतिबिंब अनंत बनते हैं, ठीक है। अनंत नहीं तो यहाँ पे संख्या निकाल सकते हैं कि कितना है और यहाँ पे n = निकाला जाएगा θ/360 -1 करके हम प्रतिबिंब की संख्या निकाल सकते हैं। n क्या है, प्रतिबिंबों की संख्या है और थीटा जो है ये समतल दर्पण के बीच बना कोण है, अर्थात इसके कोण पर निर्भर करेगा कि कितने अंश का कोण है, उसी के अनुसार उतना चित्र बनेगा। क्योंकि जब दो मिरर को साथ में रखेंगे तो उनके बीच का एंगल बनेगा कुछ, जैसे शीशे रख देंगे यूँ करके, तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा ये इसी के ऊपर निर्भर करेगा कि कितना प्रतिबिंब बनेगा। आइए अब जानेंगे उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस क्या है। अभी तक हमने देखा अवतल लेंस और उत्तल दर्पण और अवतल। अब हम देखेंगे कि उत्तल लेंस क्या है। उत्तल लेंस जो होता है ये किनारों पर पतले होते हैं और बीच में मोटा होता है, और है ना। और अवतल दर्पण जो होता है ये किनारों पर पतले होते हैं, नहीं बीच में मोटे होते हैं। जो अवतल दर्पण होता है ये बीच में पतले होते हैं, किनारों पर मोटे होते हैं। और उत्तल दर्पण जो होता है ये किनारों पर पतले, बीच में मोटे होते हैं, है ना। और गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 12mv²। यम द्रव्यमान है और v वेग है। संवेग p बराबर होता है mv और v वस्तु का वेग है और यम जो है वस्तु का द्रव्यमान है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजाएं। तो हम अगले वीडियो में यहाँ से शुरू करेंगे, बिहार का भूगोल के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो आज के लिए बस हम भौतिक विज्ञान में इतना ही पढ़ेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलते हैं हम एक नई वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।